कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। मुड़कर देखें तो आसानी से हो भी सकता है। हम लोग चरित्र निर्माण व्यक्तित्व समग्र विकास पाठ्यक्रम तैयार किया है, तो हमने मूल्यांकन के चार्ट तैयार किए कि बच्चा स्वयं अपना मूल्यांकन करेगा। शिक्षा नीति में तो अभी है, हमारा तो 2010 में तैयार हो गया है। उनके अभिभावक, उनके माताजी पिताजी उसका मूल्यांकन करें और उसके शिक्षक उनका मूल्यांकन करें। अभी इसमें 100% सही हो जाएगा पहले दिन से, संभव नहीं है, लेकिन इसका भाव तात्पर्य यह है कि एक बच्चे के बारे में उसके अभिभावक, उनके शिक्षक और स्वयं 3 लोग ठीक ढंग से सोचेंगे, विचार करेंगे, तभी शिक्षा पूर्ण होती है। तो यही समग्रता की दृष्टि है जो शिक्षा नीति ने कही है कि इसका मूल्यांकन भी होगा, ये सभी की सहभागिता इसमें होगी, तभी बच्चों का सही मूल्यांकन हो पाएगा। तो परीक्षा और मूल्यांकन की पद्धति में भी हमने क्या बदलाव करना है, इस पर भी विचार करना पड़ेगा। शोध अनुसंधान की बात है। आज तो बस पीजी में बच्चा पास पीजी करता है, फिर सोचता है किस विषय में शोध करना है। और कुछ विश्वविद्यालय में देखा कि उनके गाइड होते हैं प्रोफेसर, वो जो विषय कहते हैं उस पर बच्चा पीएचडी करने जाता है। तो फिर कटपेस्टी होगा और क्या होगा? नीड बेस्ड रिसर्च कैसा होगा? संभव ही नहीं। शोध अनुसंधान में भारतीय पद्धति क्या क्या है, इस पर भी सोचना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा कि शिक्षा का आधारभूत लक्ष्य है चरित्र निर्माण व्यक्तित्व का समग्र विकास। आज जो विश्व के सामने जितनी भी चुनौतियां समस्याएं हैं, उसका मूल कारण है, तो अधिकतर समस्याओं का, चुनौतियों का मूल कारण क्राइसिस ऑफ कैरेक्टर है। दुनिया के श्रेष्ठतम विश्वविद्यालय इससे पीड़ित है आज, कि वहां से निकले बहुत अच्छे नंबर वाले बच्चे भ्रष्टाचार के कौभांड में जब मिले संडोहित हो जाते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं, तो विचार करने लगे कि कैसी शिक्षा दी हमने मूल्य शिक्षा पर पहली सगोती राष्ट्रीय स्तर पर की थी हरिद्वार में देव संस्कृत विश्वविद्यालय के। तो समापन के बाद डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने मुझे कहा कि अतुल जी ये काम बहुत जल्दी करना है। इनका क्यों जल्दी है? तो कि हमारा काम तो विश्व भर में है, तो विश्व लोग हमको कहते हैं कि मूल्यों की शिक्षा, तो नैतिक मूल्यों की शिक्षा तो आप ही देख सकते हैं, आपका अनुभव का विषय है, लेकिन हम दे रहे हैं क्या हमारे बच्चों को? तो इसलिए चरित्र निर्माण, चरित्र का सबसे बड़ा संकट है, तो इस पर विचार करना पड़ेगा। और सारा हमारा परिवेश, हमारी व्यवस्था है शैक्षिक संस्थानों की, इसमें भारतीयता दिखती है क्या? लंबा विषय है, चर्चा नहीं करूंगा, समय ज्यादा हो रहा है। तो इस प्रकार का एक समग्रता से भारतीयता का आधार पर चिंतन करना पड़ेगा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सौभाग्य की बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका समावेश कर दिया है। शिक्षा नीति ने कहा है कि हर स्तर पर भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश करना है, इसलिए वातावरण में अनुकूलता है। और एक बात शिक्षा नीति और की है कि इस शिक्षा नीति लागू होने से, क्रियान्वित होने से देश की शिक्षा बदलेगी। जो हम पिछले 150 साल से मैकोलों की शिक्षा जानी चाहिए कर रहे हैं, उनको उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। और शिक्षा बदलेगी तो देश बदलेगा। हमारा ध्येय वाक्य है कि देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलो। जैसा नागरिक समाज राष्ट्र चाहिए, वैसी शिक्षा होनी चाहिए। हमको संस्कारित नागरिक चाहिए, मूल्यवान समाज चाहिए, समर्थ, संपन्न, शक्तिशाली विश्वगुरु भारत चाहिए। उसका रास्ता तो थ्रू शिक्षा ही जाता है। और एक शिक्षा नीति और बात कही है कि दुनिया भर से नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने लोग आते थे, और हम सब जानते हैं मित्रों की तब इंग्लिश में शिक्षा नहीं थी, संस्कृत में थी। दुनिया भर से आते थे, संस्कृत सीखते थे, पढ़ाई करते थे, शिक्षा प्राप्त करके अपने अपने देश में जाते थे। आज तो उल्टी गंगा बह रही है। 2022 के आंकड़े 7.5 लाख बच्चे विदेश पढ़ाई के लिए गए, और समग्रता से इतने सालों से आते जाते जो रहते हैं, उसमें से
अभी भारत में आने वाले कितने हैं? 49%, 49,000 बच्चे विदेश। और वो भी कहाँ के होते हैं? नेपाल के, श्रीलंका के, ऐसे आदि आदि देश, जो गरीब अफ्रीकन देश थे वगैरह। तो ये गाड़ी रिवर्स में डाल दी है, ऐसा शिक्षा नीति की अपेक्षा है। कैसे होगा? क्या IIT 30 है और 60 कर देंगे तो हो जाएगा क्या? IIM और 25 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा क्या? आप किसी भी श्रेष्ठ IIM से IIT में जाकर उनके डायरेक्टर से पूछिए कि आपके यहाँ कोई अमेरिका से, कोई जापान से, कनाडा से कोई बच्चा एडमिशन लिया क्या? आपको उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि इस सारे विषय में तो हमसे वो कई गुना आगे, इसलिए हमारे बच्चे विदेश जा रहे हैं। लेकिन हाँ, शिक्षा नीति की अपेक्षा एक बात पूरी कर सकती है, वो है भारतीय ज्ञान परंपरा। हमने लॉकडाउन में वैदिक गणित के ऑनलाइन क्लासेस एक चलाए, तो विद्यालय के बच्चों के लिए क्लासेस था, कोई मीडिया नहीं था, कोई प्रचार करने की स्थिति नहीं थी, ऑनलाइन जितना हुआ उतना किया एक सप्ताह में। हमको लगा कितने बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। आपको आश्चर्य और आनंद होगा कि 92,000 से ज्यादा बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। और एक इंडोनेशिया के कार्यक्रम में, अपने संघ के कार्यक्रम में मेरा बौद्धिक था, तो संचालन करने वाले एक महिला थी, उन्होंने कार्यक्रम पूरा होने के बाद, अतुल जी आपके क्लास हमारे बच्चों ने ज्वाइन किए, कौन से? तो वैदिक गणित के। तब हमने सूचियां देखी तो कई देशों के बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। तो ये भारतीय ज्ञान परंपरा है। तो पूरी दुनिया को इसकी आवश्यकता है और पूरी दुनिया लालायित है, चाहती है। लेकिन देने वाले जब तक नहीं चाहेंगे तब तक दुनिया कैसे लेगी? देने वाले जब तक उसको समझेंगे नहीं, चाहेंगे नहीं, जब तक उसको शिक्षा में लाएंगे नहीं, तब तक कैसे होगा? इसलिए मैं विद्वान शिक्षा जगत के लोग हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि कम से कम प्रारंभ करिए कि अपने एक विषय, जो मुख्य विषय उसमें भारतीय ज्ञान है, उसका अध्ययन करें और धीरे धीरे इसको शिक्षा में समावेश करने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। तो इस प्रकार का कार्य शिक्षा जगत के हम सब लोगों ने मिलकर करना पड़ेगा। प्रारंभ तो हो गया है, लेकिन और गति तेज बढ़ानी पड़ेगी। और ये कार्य सारा भारतीयता लानी है, तो भारतीय भाषाओं में भारतीयता लाई जा सकती है। इसलिए भारतीय भाषा में काम करना पड़ेगा। क्योंकि आज के हमारे विद्वान कई लोग कहते हैं कि भाई हम तो इंग्लिश में लिखने की आदत है, क्या करें? इससे रोने धोने से नहीं होगा। विदेश से लोग आकर यहां हमारी भाषाएं सीखते हैं और इसमें काम भी करते हैं, तो हम हमारी भाषा नहीं सीख सकते क्या? उसमें काम नहीं कर सकते? और वासुदेव जी ने अपने भाषण में एक वाक्य थोड़ा कहा, जिसको मैं पूरा करता हूं कि न्यासनाध्याय वाक्य है कि मां, मातृभूमि और मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं हो सकता है। कोई कितनी भी स्वरूपवान महिला हो, हमारी मां समान नहीं हो सकती। कोई कितना भी संपन्न देश हो, हमारी मातृभूमि नहीं हो सकती।